नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो तीन विषय हैं, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे पुतिन साहब ने ये क्या किया। 40 मिनट तक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाइलेटरल टॉक्स के लिए इंतजार करते रहे। दोनों देशों के झंडे लगे हुए थे। पुतिन साहब नहीं पधारे, और क्यों नहीं पधारे इस पर भी जरा चर्चा करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अल्टीमेटली मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी नए अध्यक्ष, और इंतजार में बस 24 घंटे की देरी है। कल शाम तक शायद सामने आ जाएगा चेहरा। एक कटक के विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया है, ये कहते हुए कि 3 साल से कोशिश कर रहा हूं, अभी तक तो राहुल गांधी नहीं मिल पाए मुझसे, या मैं राहुल गांधी से नहीं मिल पाया। तो ये तो हालत है कांग्रेस की। दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बाबा जी का और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब का स्वागत कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। खबर तुर्कमेनिस्तान से आ रही है। वहां एक इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग थी। पुतिन साहब भी पहुंचे हुए थे, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी पहुंचे हुए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए थे। और इस फोरम का नाम है इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट। पुतिन साहब से मिलने की मीटिंग तय हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठे रहे, इंतजार करते रहे। कभी होठों पर अपनी अंगुलियां रख रहे थे, कभी अपने चेहरे पर, कभी अपने गाल पर। 40 मिनट तक बेइज्जती सहन करने के बाद आखिर उठे और पड़ोस के कमरे में तुर्की के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति की जो मीटिंग चल रही थी वहां घुस गए। 10 मिनट वहां भी जाकर के खड़े रहे। उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। अल्टीमेटली जो सुरक्षा कर्मी वहां खड़े हुए थे, उन्होंने शरीफ साहब को सलाह दी कि शराफत इसी में है कि आप यहां से वापस लौट जाएं। और वो बड़े बेइज्जत होकर के, इसको कहते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती। वैसे तो इज्जत कोई है नहीं, तो बेइज्जती क्या होगी। तो भट्ट साहब, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का केवल एक ही मतलब है। जिस तरीके से रूस यूक्रेन वॉर में आज रूस जो है निर्णायक स्थिति में आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप भी जो है अब पुतिन से रूस की शर्तों पर समझौता करने पे मजबूर हो गए हैं, और वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को धमका रहे हैं कि तुमको ये एग्रीमेंट मानना है, वरना हम तुमको इस पद से हटा देंगे। और रूस ने केवल ये भी कह दिया है कि जिस भूभाग पर यूक्रेन की उसने कब्जा कर लिया वो तो खाली नहीं करेगा, उसे वो भी इलाका चाहिए जहां पे अभी उसकी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। पाकिस्तान जो है घोषित तौर पर आज की तारीख में अमेरिका के का एकदम चपरासी स्टेट हो गया है। वो एक सॉवरेन स्टेट नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को बिटकॉइन की डील करनी थी, $8 बिलियन कमाने थे, वो उसने पाकिस्तान से कमा लिए। आसिम मुनीर को 2 बार बुला करके व्हाइट हाउस में डिनर, एक बार लंच कराया, एक बार डिनर कराया। और ये दुनिया में ये अनूठी घटना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है किसी नेशन स्टेट के, किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से ना मिल करके उस देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिल रहा है। एक बार नहीं, 2 बार मिल रहा है। और अमेरिकी दबाव में आसिम मुनीर को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया, फिर पाकिस्तान के संविधान में 27th अमेंडमेंट करके फील्ड मार्शल को पार्लियामेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उसको बिठा दिया गया। और वो एयरफोर्स का भी बॉस हो गया, वो नेवी का भी बॉस हो गया। और एयरफोर्स के और नेवी को संतुष्ट करने के लिए दोनों के एयर चीफ मार्शल को और नेवी के चीफ एडमिरल को, दोनों को 2-2 साल का
सेवा का विस्तार दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया। अब आप सोचिए ऐसी इम्यूनिटी मिल गई, रिटायर होने के बाद भी कोई मुकदमा उन पर नहीं चलाया जा सकेगा, गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। 27th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजन हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया का इंटरनेशनल लाफिंग स्टॉक बना हुआ है। तो पुतिन ऐसे आदमी से क्या बात करेंगे जो खाली एक फिगर हेड है, एक खाली कठपुतली है, जो पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ना होकर के आर्मी द्वारा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और अमेरिकी दबाव में बनाया गया है। इमरान खान अमेरिका की शर्तों पर डांस करने को, शर्तों पर चलने को तैयार नहीं था, तो इमरान खान आज 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति से पुतिन का मिलना, बात करना ही अपने आप में जो है बहुत अपमानजनक स्थिति होती। आप देखिए, एक तरफ पुतिन भारत आए, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका हिल गया, और पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो दिल्ली के जो व्हीकल में जो बैठे हुए हैं, उसकी फोटो जो है अमेरिका के फॉरेन रिलेशन की कमेटी की मीटिंग में उसके पोस्टर लहराए जा रहे हैं, और लोग बाकायदे ट्रंप को कोस रहे हैं, रिपब्लिकन भी कोस रहे हैं कि 25 साल से हमने जितनी मेहनत से भारत के साथ अपने रिश्ते, स्ट्रेटेजिक रिश्ते हमने बनाए थे, रिश्ते प्रगाढ़ किए थे, और हर लेवल पे एक्सचेंज प्रारंभ हुआ था। एक बहुत बड़े परिश्रम के बाद एक विश्वास के आधार पर रिश्ते बने थे, उसको ट्रंप ने अपनी सनक में आके एक झटके में बर्बाद कर दिया। और एक तरफ जो यूएसए का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो कह रहा है कि इंडिया हैज ऑफर्ड अस द बेस्ट डील। तो यहाँ पीयूष गोयल ने कहा कि भाई, अगर आप मानते हो कि हमने आपको बेस्ट डील ऑफर की है तो डॉटेड लाइन पे साइन कर दो ना, अभी साइन नहीं किया। तो अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि इंडिया को हाथ से बिल्कुल निकलने नहीं देना है। तो अब और ये बात साफ हो गई है, ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई है कि ट्रंप ने जो फोन कॉल किया है पीएम मोदी को, इसका प्रस्ताव व्हाइट हाउस से आया था, भारत से कोई प्रस्ताव नहीं गया था कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये जो आपका जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, और उसमें पुतिन ने ये बता दिया है कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का बिल्कुल चपरासी है, उससे मिलकर वो क्या करेंगे। उनको एशिया में केवल 2 लोगों से मतलब है, 3 लोगों से, चाइना, इंडिया एंड ईरान, बस। बाकी उन्हें किसी से क्या मतलब है। ये पाकिस्तान क्या है भाई। तो पाकिस्तान को ये बहुत साफ संदेश है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक सार्वभौमिक, एक सॉवरेन नेशन स्टेट की तरह अगर आपको सम्मान पाना है और वो प्रोटोकॉल आपको पाना है, देन यू हैव टू बिहेव लाइक ए नेशन स्टेट, यू हैव टू बिहेव लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। आप तो जो है प्रेसिडेंट पुतिन के चपरासी बने हुए हैं। कोई आपकी ना कोई कहीं आपकी इज्जत है। हर जगह आप जाके बोलते हैं कि देखिए कि मैं गया हूं, तो लोग समझते हैं मांगने आ गया। तो और अभी आपको आईएमएफ ने, जब आपने इतना जब चापलूसी किया, तब आपको $1 बिलियन का लोन दिया है आईएमएफ ने, और उसमें इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि आर्मी पे खर्चा घटाना होगा, और जो है आपको जो आप वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको कम करना होगा, जो बजट घाटा है उसको कम करना होगा, टैक्सेस बढ़ाने होंगे। अरे यही सब अगर उन्होंने किया होता, जो किसी सरकार को करना चाहिए, जितनी आपकी आमदनी है जो आपको उसी के अनुसार पांव फैलाने चाहिए, यदि आपने यही किया होता तो आज आपको कर्जा मांगने की नौबत नहीं आती। 30% से ज्यादा जो है आपका बजट केवल जाता है आर्मी में, और बाकी जाता है पुराने कर्जों के ब्याज के भुगतान में। तो जब आपकी पूरी आय जो है केवल ब्याज के भुगतान में, पुराने कर्जों के ब्याज मूल के भुगतान में जा रही है, और जो बचता है वो आदमी खा जा रही है, देश चलेगा कैसे। तो ऐसे देश के मिनिस्टर मिलकर क्या करेंगे। एक बार बाबा जी को जोड़ लेते हैं चर्चा में। बाबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को कि जो लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ था, इस पर भारत अब चुप तो बैठेगा नहीं। हालांकि पहलगाम की घटना के बाद जो पीएमओ में आवाजाही थी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की, हमारे एनएसए की, डिफेंस मिनिस्टर की, वैसे हालात तो इस बार नहीं है, उससे अभी बचा गया है और चुपचाप कुछ तैयारियां चल रही हैं। ऐसा डिफेंस के सूत्र बताते हैं कि
भारत चुप बैठने वाला नहीं है। इस बार बहुत तगड़ा जवाब देने वाला है इस घटना का, और वो कितना घातक होगा इसकी सूंघ ना आ रही हो पाकिस्तानी एजेंसियों को, एस्टेब्लिशमेंट को। ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुतिन से मिलने के पीछे एक ये मकसद हो शहबाज शरीफ का कि थोड़ा उनके हाथ पैर दबाए जाएं कि भाई पर्दे के पीछे से आप टॉक्स करो, और ऐसी नौबत ना आए तो बेहतर है आप ही थोड़ा सा प्रेशराइज करो भारत को। सर एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ और कोई जाने चाहे ना जाने, राहुल गांधी को शायद पता हो या ना हो, शहबाज शरीफ जरूर जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी ने अटैक्स क्यों रोके थे, और उसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था, और मोदी किसी की सुनने वाले नहीं। यदि मोदी ने डिसाइड कर दिया कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारना है तो मारेगा, ना वो ट्रंप की सुनेगा ना वो पुतिन की सुनेगा। हाँ, पुतिन चूंकि एक अच्छे दोस्त है तो पुतिन से रिक्वेस्ट जरूर की जा सकती है, सर प्लीज इंडिया को बोलिएगा हमको और न पीटे। सर एक बात और बताओ, पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट वेट कराया तो नहीं मिले। राहुल गांधी भी मिलना चाहते थे, राहुल गांधी थे भी नहीं मिले। सर पुतिन बिलो स्टैंडर्ड लोगों से नहीं मिलते, मिलना भी नहीं चाहिए। ना राहुल गांधी का स्तर पुतिन से मिलने लायक है, ना शहबाज शरीफ का स्तर पुतिन से मिलने लायक है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, सर शहबाज शरीफ की यह हालत बनाने के लिए ट्रंप दोषी नहीं है क्या? भाई आपने एक आर्मी के जनरल को अपने यहां बुलाया, उसको लंच कराया, और आप मोदी जी को भी इनवाइट कर रहे थे कि मोदी जी आप भी आ जाइए, आपको भी मिलवा देता हूं। मोदी ने फोन तक नहीं उठाया। सर बात यह है कि शहबाज शरीफ का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गिराने में ट्रंप का बहुत बड़ा रोल है। शहबाज शरीफ की इमेज चपरासियों वाली बनाती है, और ट्रंप ने बनाई है। शहबाज शरीफ तो बेचारा मेरे आदमी, सर उसके लिए क्या कहा जा सकता है। उसको पाकिस्तान में रहना है तो उसको तो मुनीर की चाकरी करनी है, परंतु मुनीर को लेजिटिमेसी तो ट्रंप ने प्रदान की ना। तो सर ऐसे में शहबाज शरीफ सोच भी कैसे लेते हैं। अच्छा एक तरफ एक चीज और बताइए, पाकिस्तान से मिलने से मना कर देते हैं पाकिस्तान के नेता थे, और मोदी जी जब पहुंचे तो पता लगा कि एयरपोर्ट पे ही संदेश आ गया कि इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। उन्होंने बोला भैया कपड़े तो बदल लूं, इतनी लंबी यात्रा से आया हूं, थोड़ा कुछ फ्रेश तो हो लूं। और फ्रेश होके निकले और सीधे वहां पहुंचे। 1-1.25 घंटे का कार्यक्रम था डिनर का। मैंने तो सुना सर सुबह 4 बजे तक बातें चली। क्या बातें हुई होंगी, किस माहौल में हुई होंगी? अरे आपको नहीं लगता कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पुराने बिछड़े हुए दो दोस्त जब रात को 10 बजे मिलते हैं और सुबह 4 बजे तक गप्पे मारते हैं, तो किस माहौल में बातें हुई होंगी? तो एक तरफ तो मोदी है, उनका कद क्या है कि मोदी पुतिन जैसे लीडर्स से दोस्ताना अंदाज में मिलते हैं। तो इंडिया की तुलना शहबाज शरीफ से करना, भारत की तुलना, यही अपने आप पर जो लोग ये सब समझते हैं वो कितने छोटी सोच के छोटे स्तर के लोग हैं जो आज भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं। निश्चित रूप से आपने कहा, अभी भट्ट साहब ने जो कहा कि पुतिन के लिए सिर्फ चाइना, इंडिया और ईरान, ये 3 कंट्रीज मैटर करते हैं और कोई नहीं। अरे एकदम, तो इससे भारत का कद पता चलता है। और तो ये बात राहुल जी को समझ लेनी चाहिए जब वो व्यक्ति दुनिया के सामने कहता है ना कि ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर। सर ये इस प्रकार की घटिया छिछली बातों से राहुल जी को बचना चाहिए। और सर ये शहबाज शरीफ को वेट करा के ना एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे देश के विपक्ष को भी मिला है। जी बिल्कुल आप सही कह डोनाल्ड रहे ट्रंप हैं। को भी है सर, डोनाल्ड ट्रंप को भी मैसेज है कि आपका चिंटू हमारे लिए किसी काम का नहीं है। जी जो अपनी सूचना है वो ये है कि तैयारियां बहुत मुकम्मल हैं।
इस बार बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। इसके संकेत हमारी पश्चिमी कमांडर के जो कमांडर हैं कटियार साहब, उन्होंने भी दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि ये ऐसे नहीं मानेंगे जब तक बहुत बड़ा भूभाग हम लोग कब्जे में नहीं लेंगे, तब तक ये नहीं मानेंगे कि ये हारे हैं। राजनाथ सिंह साहब ने तो बहुत और स्पष्ट शब्दों में ये कहकर के कि सिंध आज पाकिस्तान में है, कल हो सकता है भारत का हिस्सा हो जाए, और केवल सिंध नहीं होगा, फिर बलूचिस्तान तक बात जाएगी, फिर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके तक बात जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भट्ट साहब, देखिए साहब, ये इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के बहुत कुछ हल्की बातें कही जाती हैं। भारत का उद्देश्य पाकिस्तान को खत्म करना नहीं है, समाप्त करना नहीं है, उसकी भूमि को हड़पना नहीं है। भारत का केवल एक उद्देश्य है कि पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, जो विदेशी ताकतों के बल पर वो भारत में आतंकवाद को जो स्पॉन्सर करता है, आतंकवाद को जो खाद पानी पहुंचाता है, उसकी उस ताकत को सदैव के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। भारत का केवल ये उद्देश्य है, और ऑपरेशन सिंदूर में बड़े हद तक इस उद्देश्य को भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स प्राप्त करने में सफल रही है। और जनरल कटियार का आपने नाम लिया, तो लेफ्टिनेंट जनरल कटियार का कहना है कि हम पाकिस्तान को कितना भी हम तगड़ा हमला करें और उनको हम नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। तो पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने का एक ही तरीका है कि अब इसकी टेरिटरी पे कब्जा किया जाए, इसकी भूमि पे कब्जा किया जाए। और ये बयान उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान के बाद दिया है। तो सिंध का एक बड़ा इलाका जो है, जो थारपारकर है, ये हिंदू बहुल इलाका भी है, कराची तक जा सकते हैं भारतीय सेना, कोई रोकने वाला नहीं है। राजस्थान के मुनाबाव बॉर्डर से घुस करके आप केवल पाकिस्तान के सिंध को पंजाब से काट दीजिए। सिंध को पंजाब से जोड़ने वाला जो रेल लिंक है, जो हाईवे है, आप उसे काट दीजिए। पंजाब तो सिंध और पश्चिमी पंजाब का लिंक खत्म हो जाता है। तो हमारे लिए केवल जो टॉप प्रायोरिटी ये है कि ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, यहाँ से जो इस्लामी जिहाद को भारत में चलाने का जो प्रयास होता है, और इनके पीछे जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उसमें आपका वेस्टर्न यूरोप भी है, उसमें आपका यूएसए भी है, और तमाम जो वामपंथी हैं, जिहादी ताकतें हैं, वो सब इकट्ठा हो जाती हैं। उसमें चीन का भी हाथ रहता है। तो बांग्लादेश में आजकल यही हो रहा है। और बांग्लादेश के बारे में कहा ही जाता है कि बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रहा, अब वो ईस्ट पाकिस्तान हो गया है। तो ईस्ट पाकिस्तान हो, उसकी भी जो है सेवा करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में और बिहार के किशनगंज में इंडिया ने अपने 3 गैरिसन बनाए हैं, अपने बड़े 3 मिलिट्री अड्डे बनाए हैं, जहां पर S-400 मिसाइल बैटरी भी तैयार है, और जहां पर और वहां पे असम के एयरबेस में और बंगाल के एयरबेस में रफाल भी तैनात किए गए हैं। तो वहां इतनी जबरदस्त तैयारी है कि बांग्लादेश की ओर से कोई भी अगर दुस्साहस होता है या कोई भी खुराफात करने की कोशिश की जाती है, तो कुछ ही घंटों में उसको पूरा निपटा दिया जाएगा और बांग्लादेश जो है चटगांव भूल जाएगा। तो पाकिस्तान को भी अब यही बताना है कि तुम भूखे नंगे हो, तुम्हारे पास जो है तुम जो है 1 लाख 2 लाख डॉलर के लिए दुनिया में भीख मांगते घूम रहे हो। अपना घर संभालो भाई। भारत में आग लगाने का तुम्हारा जो सपना है 80 साल पूरा होने वाला, और जो उनके नेता थे गौहर अयूब खान, जनरल अयूब के बेटे, उनका तो मशहूर वाक्य है, एक बार आए थे राजीव गांधी के समय वो दिल्ली, और उसने कहा था, वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो अब आज इंडिया में कोई आईएसआई की बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान का हर आदमी रॉ की बात करता है, अननोन गनमैन की बात करता है। कई 100 लोग अब तक निपटा दिए गए हैं, जो लश्कर तैयबा के थे, जैसे मोहम्मद के थे, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि खालिस्तान के कुछ लोग जो लाहौर में रह रहे थे, वो भी निपटा दिए गए हैं। तो पाकिस्तान को अब पूरी तरीके से ये एहसास है कि भारत क्या कर सकता है, भारत क्या चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि जो आपने मोमेंटम क्रिएट किया है, जो आपने भारतवाद में आतंकवाद को भड़काने की, आपने अपने जिहाद फैक्ट्रियां जो आपने खोली हैं, और जो ड्रग बनी से और हेरोइन की और अफीम की पेडलिंग से जो आप पैसा कमा रहे थे,
और जो आपको पैसा वेस्टर्न पावर से मिलता है इंडिया के अगेंस्ट जो है सबवर्सिव एक्टिविटीज करने का, तो एक पूरा ये जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, इससे एकाएक हाथ झाड़ लेना भी उनके लिए आसान नहीं है। तो अगर वो जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं अब की, तो वो काम भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था मई में, और जो काम रह गया है वो अब हो जाएगा, जिसका बार बार जिसका आपने हवाला दिया अभी, वो अब की बात सिंध में होगा। बिल्कुल, सिंध में भी होगा और सब रावलपिंडी में भी होगा। जो जानकारी मिल रही है, इस बार इनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो निशाने पर हो सकता है। बाबा जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए सुबह नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। एक विनोद तावड़े और एक केंद्रीय मंत्री लखनऊ पहुंच रहे हैं, पीयूष गोयल पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पीयूष गोयल इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के बहुत विश्वास पात्र हैं। 4-5 लोगों के नाम चल रहे हैं। 5वें 6ठे स्थान पर नाम केशव मौर्य का भी है, लेकिन गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे पंकज चौधरी से लेकर के साध्वी निरंजन ज्योति और कई दूसरे चेहरों के नाम हैं, और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े को अध्यक्ष बनाने जा रही है। ना भूलें हम, उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे बड़े राज्य अभी बचे हुए हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष नहीं लगे, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो उत्तर प्रदेश की चुनौती 2027 की है जरूर, लेकिन तैयारी जो है वो तो पहले से ही बाबा जी किए रहे हैं, और जो उपचुनाव के नतीजे थे 10 सीटों के, उनमें से 8 जीत करके, और उन 8 में से कुछ ऐसी सीट जो समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती थी, मजबूत किले माने जाते थे, उनको भी बुलडोज कर दिया बाबा जी ने। तो ऐसे में ये जो अब नए अध्यक्ष का ऐलान शायद अगले 24 घंटे में हो जाए, कितना अहम मान रहे हैं आप 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? सर, निश्चित रूप से देखिए, 2027 में चुनाव है और चुनाव की तैयारियां पूरी करने के लिए सबसे जो जरूरी नियुक्ति है वो प्रदेश अध्यक्ष की है, जिसको भाजपा कल करने जा रही है। मैं आपने कहा कि कोई पिछड़ा ओबीसी कैंडिडेट जो है वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। मैं आपका ध्यान एक और चीज पे आकर्षित करना चाहता हूं कि परसों करीब 1.25 घंटे की एक बैठक हुई है पीएमओ में, जिसमें राहुल गांधी ने भी भाग लिया, और वहां पे जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, सूचना आयुक्त, इनकी और सूचना जो कमिश्नर होते हैं और उस कमीशन के जो अन्य मेंबर्स होते हैं, प्लस एक विजिलेंस कमिश्नर, इनकी नियुक्ति की बात चल रही थी। तो वहां पे राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया कि ये ध्यान रखा जाए कि कितने मेंबर्स हैं, उसमें कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने एबीसी हैं। मतलब राहुल गांधी जो अपना ओबीसी और ईबीसी और दलित वाला राग है ना, कि मिस इंडिया बनी तो उसमें कितनी ओबीसी थी, और कितने चीफ सेक्रेटरी बने तो उसमें कितने ओबीसी दलित थे, ये जो, और इससे पहले उनका एक राग था कि जाति जनगणना कराई जाए, वो तो बीजेपी ने छीन लिया। तो राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी, मोदी जी पहले ही छीन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष बना के उनके इस मुद्दे को तो वैसे ही छीन लेगी। उधर अखिलेश जी भी जो है वो, उन्होंने भी एक शिगुफा छेड़ दिया है कि उप मुख्यमंत्री जो है वो किसी मुसलमान को बनाएंगे। तो सर, खलबली तो विपक्षी खेमे में है। जब ये 2012 से 2017 तक थे, तब किसी मुस्लिम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? तब तो बेचारे मुसलमानों के बड़े बड़े नेता जो है। बाबा जी, आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार के चुनाव के बाद बीजेपी ने ये स्पष्ट कर दिया है
कि जातिवादी पार्टियां जो हैं, जो जाति के आधार पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती हैं, उनके झंडे में जो जाति का डंडा था वो बीजेपी ने छीन लिया है उनसे। तो अब जो है, तो अब जो बीजेपी का जो अपना डिलीवरी का जो परफॉर्मेंस है, योगी जी के 9 साल पूरे हो जाएंगे अगले वर्ष मार्च में, तो यूपी में जितना काम हुआ है गन्ना किसानों के लिए, ओवरऑल किसानों के लिए, बिजली के पावर जनरेशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 4000 करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी के रूप में, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो अब बीजेपी को ये जो समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का जो संकीर्ण जातिवाद है, अब इस बैसाखी की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। फिर भी यदि किसी वर्ग को ये लगता है कि सवर्ण मुख्यमंत्री है और हमारे वर्ग की उपेक्षा हो रही है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में लोगों के आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, एस्पिरेशन बढ़ जाती हैं, वो ठोस और स्थूल काम को ना देख करके केवल जाति को देखते हैं। तो आपको जाति को लेकर के जो लोगों के कंसर्न है उसको भी एड्रेस करना होता है। बीजेपी इतना ही कर रही है, और बाकी अब जो बीजेपी का वोट का जो आधार है वो केवल समावेशी राजनीति है, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। वो कांग्रेस ने नेहरू के समय से लेके और राजीव गांधी के समय तक जो एक इंक्लूसिव पार्टी थी, समावेशी पार्टी थी, वो एक नेशनल अम्ब्रेला थी, उसमें सभी जाति के लोग और सभी मजहब के लोग थे। लेकिन अब कांग्रेस ने वो स्पेस पूरी तरीके से खाली कर दी है, और आज कांग्रेस वहीं पे खड़ी हो गई है जहां 1940 में जिन्ना की मुस्लिम लीग खड़ी हो रही थी, और मुस्लिम लीग जो है उस समय की कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहती थी। आज वहां पे बीजेपी आ गई है, आज बीजेपी हिंदू पार्टी हो गई है, और कांग्रेस जो है जिन्ना की मुस्लिम लीग हो गई है। तो अब बीजेपी को उतना संकीर्ण जाति सोच की जरूरत नहीं है, और अब लगभग सभी लोगों को चूंकि सरकार का लाभ मिल रहा है और किसी वर्ग को ये शिकायत नहीं है कि उसके साथ जाति या मजहब के आधार पर कोई भेदभाव हुआ है, तो ठीक है, वो किसी पिछड़े वर्ग का ही आएगा। लेकिन एग्जैक्टली कोई किसी जाति को एड्रेस करने का, किसी जाति को साधने की वो मजबूरी आज बीजेपी के सामने नहीं है जो 2017 में थी या 2014 में थी। जी नहीं सर, उसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी ने इन विपक्षी पार्टियों को मात्र इनकी अपनी जातीय आधार और मुसलमानों की राजनीति तक सीमित कर दिया है। मतलब ये अब टोटल सिर्फ 20% की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और 80% पॉलिटिकल स्पेस पे बीजेपी का कब्जा है, और जो बढ़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इस चीज को लेकर बहुत परेशान, वो ये समझ नहीं पा रही हैं कि वो मुसलमानों की राजनीति करे या 80% हिंदू जनता की राजनीति करे, और इसका तोड़ इनको मिल नहीं पा रहा है। तो ये हिंदू जनता को जो जातीय उसमें विभाजित करने का जो इनका कुछ प्रयास है, जो षड्यंत्र है, उसको बीजेपी चलने ही नहीं दे रही है। अच्छा, अभी तो जो आपने ध्यान दिया होगा, आज ही शायद वो फैसला आया है जहां वो शिव गोपाल मिश्रा नामक युवक की हत्या के उसमें एक व्यक्ति को फांसी और 7 या 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई है। वो बहराइच के महाराजगंज वाला मामला जो है लास्ट ईयर का, जी 2024। तो ये इससे बड़ा क्लियर कट मैसेज गया है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा और सांप्रदायिक तौर बिगाड़ने की कोशिश करेगा और गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए एसटीएफ की गोली भी तैयार है, बुलडोजर भी तैयार है, और न्यायपालिका भी तैयार है। न्यायपालिका भी उनको जो है कड़ी से कड़ी त्वरित न्याय करने के लिए कटिबद्ध है, जो कि बहराइच करके दिखा दिया है। अब इससे ज्यादा क्लियर कट मैसेजिंग और क्या होगी? एक ट्वीट आया है आज समाजवादी पार्टी का, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में भाजपा के इशारे पर 3 करोड़ से अधिक वोट काटने की साजिश है। चुनाव आयोग ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कार्य भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के इशारे पर कर रहा है। भाजपा देश की संवैधानिक और स्वायत्त संस्था का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। भाजपा दलितों पिछड़ों के अधिकार छीनना चाहती है। भाजपा दलितों पिछड़ों का वोट देने का अधिकार
छीन लेना चाहती है और ये भी लिखा है कि भाजपा संविधान को खत्म कर देना चाहती है। ये भी जोड़ दो, अडानी अंबानी को बेच देना चाहती है। जी भट्ट साहब, आप ही इसका जवाब दीजिए, क्या क्या करवा रहे हैं आप बीजेपी से? देखिए, यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने, नवदीप रेलवा ने परसों ही बहुत डिटेल ये आंकड़ा जारी किया है कि यूपी में कितने फॉर्म वापस नहीं लौटे, यूपी में कितने लोग जो हैं मृत पाए गए हैं। अब उन्होंने कल जो डाटा दिया है कि करीब जो टोटल वोटर का जो 19% है, यानी 2,93,00,000 वोट जो वोटर हैं, वो जो है इन लोगों ने अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं जमा किया है। ये अब बताइए, तो उसमें क्या कर ले, और इससे क्या मतलब है बीजेपी का? और जो है करीब 15,15,00,000 जो फॉर्म जो है डिजिटाइज हो गए हैं, और जो इसमें 45 लाख लोग डेड हैं, और करीब जो है इसमें ये जो केवल जो है जो टोटल फॉर्म बांटे गए थे, उसमें 79.95% फॉर्म जो हैं जहां पे मतदाताओं ने अपने हस्ताक्षर से वापस किए हैं। तो ये डाटा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। और जैसे ही आपका ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाएगा 26 दिसंबर को, आप उसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। जो तर्क आज यूपी के बारे में दिए जा रहे हैं, यही तर्क सितंबर में बिहार के बारे में दिए जा रहे थे, यही तर्क जो है बंगाल के बारे में दिए जा रहे हैं। तो ये तो जो है आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। और विपक्ष की सबसे बड़ी जो असफलता है एसआईआर के मुद्दे पर आज तक वो इशू ही फ्रेम नहीं कर सके कि किस मुद्दे पर उनको लड़ना है चुनाव आयोग से और किस मुद्दे पर उनको एसआईआर के खिलाफ अभियान चलाना है। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट में परसों बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक्ट को अमेंड करके इलेक्शन कमीशन को लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी है, जबकि ये लीगल इम्यूनिटी इलेक्शन कमिश्नर को 1950 के आरपी एक्ट के समय से चली आ रही है, यानी आज से 75 ईयर्स पहले। तो आप पहले इशू तो फ्रेम करिए। हम आप चर्चा करने को बैठते हैं तो हम लोग पहले एक एजेंडा तय करते हैं, हम लोग इशू फ्रेम करते हैं। आप हमारी शक्ल देखने के लिए या हम आपकी शक्ल देखने के लिए थोड़ी इकट्ठा होते हैं। तो हम लोग इशू फ्रेम करके जब काम करते हैं, अब ये बात हमें समझानी पड़ेगी राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को। आप 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट की मीटिंग आपने जो है 5 साल प्रिजाइड की है, आप 5 साल हाउस के नेता रहे हैं विधानसभा में, आपने हर साल आपने जो है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हाउस में चर्चा का आपने जवाब दिया है। तो बेसिक चीज जो होती है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में या डेमोक्रेटिक राजनीति में, वो ये है कि आप पहले इशू तो फ्रेम करिए। जी बिल्कुल सही बात है। और बाबा जी, चलते चलते जरा कांग्रेस के एक एमएलए की बात कर ली जाए। ये कांग्रेस के एक एमएलए हैं, उड़ीसा के पूर्व एमएलए हैं बल्कि, मोहम्मद मोकीम। इन्होंने कहा है कि खड़गे साहब 83 साल के हैं, वो युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी 3 साल हो गए मुझे प्रयास करते हुए, मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? उनका कहना है कि प्रियंका वाड्रा को ही आगे करके देख लिया जाए। सर, प्रियंका जी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। और वैसे कोशिश करके देख लेने में सर कोई हर्ज है नहीं। और अभी तक जहां तक हमें सूचनाएं मिलती हैं कि इनके परिवार में ही इतना ज्यादा द्वंद है, इतनी ज्यादा खींचतान है आपस में, इतने लड़ाई झगड़े हैं परिवार के अंदर कि वो पार्टी को क्या संभालेंगे, पहले परिवार ही नहीं संभाल पा रहे राहुल जी। तो और एमएलए समय मांग रहा था, राहुल जी ने समय नहीं दिया। सर वो तो चीफ मिनिस्टर को समय नहीं देते, एमएलए के बेचारे की औकात क्या है? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर 10-10 दिन दिल्ली आके
बैठ के चले जाते थे। 10-10 दिन तक चीफ मिनिस्टर को समय नहीं मिलता था। और ये आज की कोई नई कल्चर नहीं है था कांग्रेस की, ये तो इंदिरा जी के जमाने थे। वो कौन सा आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था, वो 10 दिन आके बैठा रहा, चला गया, और उसी को मुद्दा बना के एनटी रामाराव ने पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया, पार्टी बनाई और चुनाव जीत लिया। तेलुगु बिड्डा, तेलुगु आत्मसम्मान। तो सर ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। और आखिर मुझे याद आता है वो जब उसका नाम था टी अंजैया। आवाज आ रही है पीछे से कुछ। उसका नाम था टी अंजैया, जो आंध्रा का चीफ मिनिस्टर था। टी अंजैया। और वो जो अपने आसाम वाले चीफ मिनिस्टर साहब बताते हैं कि हम लोग 3-3 दिन तक बैठे रहते थे, हमारी बात नहीं सुनते थे, और जब सुनने भी आए तो कुत्ते से खेलने लग गए। और कुत्ते जिस प्लेट में कुत्ता बिस्किट खा रहा था, वही बिस्किट हमको खिलाने लगे थे। सर वो जो एमएलए साहब हैं उड़ीसा वाले, शुक्र है भैया तुमको टाइम नहीं दिया, नहीं तो कुत्ते के झूठे बिस्किट भी खाने पड़ते तुमको। तो वैसे प्रियंका वाड्रा को 2022 में आगे करके देखा था उत्तर प्रदेश में। हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले पूरा चुनाव अभियान उन्होंने संभाला था। क्या किया था? 5 एमएलए और घटवा दिए थे, 7 से घटकर 2 रह गए थे जी। वो वीरेंद्र जी प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के। अब तो वो 1985 में बीजेपी के 2 एमपी इलेक्ट हुए थे, तब राजीव गांधी बीजेपी का मजाक उड़ाते थे, ये वेस्पा स्कूटर पार्टी है। आज वही हाल कांग्रेस का हो गया यूपी में, 2 एमएलए हैं। सर मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा उस दौरान प्रियंका गांधी ने एक नाव पे यात्रा निकाली थी, याद है? और वो शायद प्रयागराज से, हाँ प्रयागराज प्रतापगढ़ होते हुए गई थी, बनारस तक गई थी। और उनकी यात्रा को हाथ हिलाने के लिए 4-5 लोग और नदी तट पे ऐसे हाथ हिलाया करते थे। सर ये तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है प्रियंका गांधी की। तो सर प्रियंका गांधी को भी ट्राई करके देख लेने में वैसे कोई हर्ज है नहीं। बिल्कुल। उसके बाद तो रेहान भी है, रेहान राजीव गांधी जी। तो ये प्रयोग चलते रहेंगे कांग्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका भी, और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब आपका भी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की। दर्शकों से निवेदन है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, इससे हमारी रीच बढ़ती है। और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, साझा करें, शेयर करें। अभी तक चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, जो आगे आने वाले नोटिफिकेशन हैं वो आपको जरूर मिल जाएंगे। बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, तो उनको भी सहयोग करें, उनको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।